नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुरेश जी। अभी उम्र तो ज़्यादा है, 60 प्लस हैं, लेकिन ये कहानी है 1985 की, जब वो जवान थे, यंग थे, जो सीले थे, तब की ये घटना है उनके साथ में जो घटी थी। तो चलिए इस घटना को सुरेश जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं आगरा ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला और दिल्ली आसपास में मैं खाना बनाने का काम करता था, दिल्ली एनसीआर में। अब ऐसा कोई परमानेंट जॉब तो था नहीं, एक जगह जहाँ पर लग गए वहीं पर रुके रहे। ऐसा कुछ मालिक हटा भी देते थे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या उनको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता था। कभी हो सकता है कि मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, नाराज़ हो जाते हैं। तो हम लोग के साथ में ऐसा तो चलता ही था, खास करके मेरे साथ तो ज़्यादा। कई बार ऐसा मैं खुद गलती कर देता था। कई मालिक ऐसे होते थे कि वो अब हमें समझाते थे, और कई तो बोलते तक नहीं थे, अगले दिन अपना हिसाब दिया, भाई जाओ कहीं और देख लो। और कई ऐसे मालिक थे जो हमारे खाना जो मैं बनाता था उसकी तारीफ भी करते थे। तो ऐसे ही हमारा काम चल रहा था। हम अपना परिवार का भरण पोषण अब इसी कमाई के द्वारा करते थे, लोगों को भोजन खिलाते थे बना करके, और उसी जो पैसे मिलते थे उससे हमारा परिवार पलता था। मैं जवान था, अखबार में एक विज्ञापन छपा हुआ था, रसोइये की ज़रूरत है। वो जब विज्ञापन पढ़ता हूँ ना तो मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, चलो आज मैं उस घर पे चलता हूँ, देखते हैं मेरा तकदीर भाग क्या कहता है। क्योंकि जो भी उसमें पैसा लिखा हुआ था, जहाँ मैं काम करता था उसका डबल था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, चलो आजमाते हैं, अपने भाग्य को देखते हैं कि मेरा भाग्य का क्या कहता है, क्या लिखा है, ये नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मेरा इंटरव्यू होना है, वो एक नई कोठी थी, नई चमक रही थी, लग रहा कि अभी फिलहाल ताज़ी बनी हुई है। और कोठी में मात्र 2 लोग, भैया और भाभी, नई नई उनकी शादी हुई थी, और बाकी जो परिवार था वहाँ से थोड़ा दूरी पर रहता था। नई नई शादी का जोड़ा था, तो इनके माता पिता ये गिफ्ट में ये नया घर इनको दिए थे। रसोइया भी आया था, लेकिन रसोइये का खाना इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। नए ज़माने के लोग थे और नए नई चीज़ें अब खाते थे, अब पुराने ज़माने का स्टाइल उनको पसंद नहीं आता था। और तभी उन्होंने विज्ञापन निकाला था। साफ साफ वो विज्ञापन में लिखा था कि नए खाने बनाने वाले यंग लड़की की ज़रूरत है, जो मन के माफिक खाना बना करके दे दे। पैसा भी लिखा हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ कोई भी और नहीं आया था, मैं ही एकलौता पहुँचा हुआ था। मैं अपने बारे में बताता हूँ और तब मुझे बुलाया जाता है। वहाँ पर मैं देखता हूँ जो लड़की बुलाने मुझे आई थी, मैं तो समझा था कि परिवार के सदस्य है, लेकिन वो परिवार के सदस्य नहीं, एक मेरी तरह वो भी सर्वेंट थी, नौकरानी आप बोल सकती हो, वो भी नौकरानी ही थी। जब मैं जाता हूँ, भैया भाभी के सामने में जो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो अखबार पढ़ रहे थे। देखने में जो भैया थे ना, किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। बड़े बड़े घुंघराले बाल थे, अच्छा भी लग रहा था उन पर, और कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे। अब भाभी भी उनसे कम खूबसूरत नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बाकायदा मुझे खड़ा होना नहीं दिया जाता है, पास का सोफा पर कहते हैं भैया भाभी कि आप बैठो, बैठ कर हम बात करेंगे। मैं तो थोड़ा, अब एक तरह से इतने बड़े घर में और ऐसे माहौल में कोई बैठने कहता है तो थोड़ा डर लगता है। हम लोग छोटे इंसान थे ना, छोटे इंसान का मतलब हम अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हम ऐसा काम करते थे, अपने को हीन भावना में पाते थे कि बड़े लोग के सामने में बैठना नहीं चाहिए, खड़ा होकर के बात करना चाहिए। मैं झिझक रहा था, लेकिन भैया भाभी कहते हैं कि आप बैठ जाइए आराम से। अब फिर वो जो लड़की मुझे गेट से लेके आई थी ना, उसको बोलते हैं कि भैया के लिए पानी लेके आओ और पूछ लो चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे। मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा स्वागत ऐसे होगा। बड़ा अच्छा लग रहा था।
अब एडवांस फैमिली मुझे लग रहा था, पढ़े लिखे लोग थे, पुराना अब ज़माने का वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गया था ये नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात करने का ढंग भी, लिहाज भी, और बड़ा आराम से मुझसे अब एक तरह से पेश आ रहे थे। वो जो नौकरानी थी मुझे पानी भी लेके आती है, अब फिर पूछती है कि आपके लिए मैं चाय ले आऊँ और कॉफ़ी। अब तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, बस पानी पी लूँगा, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पानी पीने के बाद में भैया अखबार में उलझे हुए थे और भाभी वहाँ पर कुछ काम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी उलझी हुई थी। पानी पीने के बाद में मैं आराम से बैठा रहा कि अब भैया सवाल पूछेंगे, भाभी अब सवाल पूछेंगी, और तब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है। अचानक वही नौकरानी को भाभी जी जो है ना आवाज़ देती है, उसका नाम लेकर के, अच्छा सा नाम था, वो नाम लेकर पुकारती है। मैं नाम बताना नहीं चाहता। वो जब नाम सुनती है तो वही नौकरानी आती है, खड़ा हो जाती है, और तब मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं गया था। भाभी कहती हैं कि भैया को ले जाओ किचन में और जाकर पूरा किचन दिखाओ, और फिर मेरे से कहती हैं कि कुछ नया चीज़ हमें नाश्ते में कुछ बना के दीजिए। मैं समझ गया यहाँ इंटरव्यू इसी तरह से लिया जाता है, सवाल जवाब पूछते नहीं हैं, सब कुछ तो प्रैक्टिकल ही किया जाएगा। और मैं थोड़ा सा होपलेस तो हो गया था कि ना जाने मैं कौन सी चीज़ बनाऊं और इन लोगों को पसंद आए या ना आए। नए ज़माने के लोग थे। मैं डरते डरते किचन में पहुंचता हूं, होपलेस तो होता हूं और पसीना भी थोड़ा आ जाता है, तो लेकिन वो लड़की जो थी ना नौकरानी, वो मुझे संभालती है। आप घबराइए मत, अच्छे लोग हैं। मैं भी यहाँ पर अब इन्हीं के साथ में आई हूँ। मुझे यहाँ पर लगभग 1 सवा महीना हो चुका है। ये बड़े भले लोग हैं, बड़ा अच्छी तरह से बात करते हैं। जो भी आपको लगता है ना, जो आपकी नज़र में है, उस चीज़ को बना दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, और देखिए आके आपका किस्मत। मैं अपने आप को तैयार करता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि सामान कहाँ मिलेगा। लड़की कहती सारा सामान यहाँ देखिए सेट पड़ा हुआ है, सब पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगा। ये फ्रिज है, यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, अंडा से लेकर के और आपका हरी सब्जी तक। मैं अब एक नई चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, और चीज़ बनाने के बाद मैं तो रसोइया था, मैं क्यों भला अब देने के लिए जाऊँ। उस लड़की को हाथ में भेज देता हूँ। लड़की आराम से जाती है, उसको तो कोई टेंशन था ही नहीं, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मुझे टेंशन था। ये नौकरी मैं पाना चाहता था, पैसा ज़्यादा था, तो इस नौकरी को मैं किसी भी कीमत पर मैं अब एक तरह से पाना ही चाहता था। आखिरकार मैं किचन में बैठा रहता हूँ, तब आवाज़ सुनाई पड़ती है। भाभी कह रही थी कि उन भैया को लेके आओ। मैं चल देता हूँ। रास्ते में नौकरानी मुझे मिल जाती है, चलिए आपका अब टाइम आ चुका है, अब आपका तकदीर का फैसला होगा। मैं डरा हुआ था, दिल धक धक कर रहा था कि ना जाने जो मैंने बनाया था उनको पसंद आया कि नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा अंदर से घबराया हुआ था। भाभी और भैया आराम से उसको एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। ना जाने ये स्वाद उनको पसंद आ रहा था, जो व्यंजन बनाया था उनको पसंद आ रहा या नहीं आ रहा था, ये तो अब कुछ देर के बाद में पता चलना था। भाभी फिर वही कहती, बैठो ना, आप खड़े क्यों, बैठ जाइए। अब इसके बाद वो चीज़ ख़त्म होता है, पानी वानी के पीने के बाद में आज छूटते कहते हैं कि कब से आप यहाँ ज्वाइन करोगे। भैया कहते हैं कि कब से, क्या मतलब, आज से ज्वाइन कर लेंगे। एक दूसरे से बात करते हैं, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। आज सच कहूँ ना, मुझे इतनी खुशी का आभास हो रहा था। मैं उस टाइम मैं कहाँ कैसा मैं लग रहा था, जैसे हवा में उड़ता जा रहा हूँ। उनकी बातें मुझे दूर से अब सुनाई दे रही थी, जैसे वो दूर से लोग बोल रहे हैं। मैं इस तरह से इतना खुशी जैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मैं धरातल पर लौटता हूँ, और तब भाभी कहती हैं कि आप कब से अब ज्वाइन करेंगे। भैया का आपका कहना है कि आप आज से रुक जाइए। तब मैं हाँ जोड़ देता हूँ कि कम से कम मुझे 2 दिन का मोहलत तो दीजिए। जहाँ पर मैं काम करता हूँ
वहाँ मेरा बकाया पैसा भी तो लेना पड़ेगा। और वो मैं जो काम करता हूँ ना, इतनी आसानी से पैसा मुझे देने वाला नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा कि मुझे गांव जाना है और किसी न किसी को घर में बीमार करना पड़ेगा, और तब जाकर के शायद पैसा मिल सकता है। जब मैं ये भोलापन से ये बात भैया भाभी के सामने कहता हूँ तो वो लोग हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर मिल जाए तब भी ठीक और ना मिले तब भी ठीक, लेकिन तुम्हारे पास समय 2 दिन का है और उस चीज़ को भूल जाना। हम कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को तुमको हम ज़रूर मेकअप कर देंगे कभी ना कभी, लेकिन कब करेंगे उन्होंने खुलकर बताया नहीं था। मैं तो बड़ा आनंदित हो उठा था। और उसके बाद मैं किचन में लौटता हूँ, वहाँ पर कुछ मेरा सामान रखा हुआ था। वो लड़की वहीं पर थी, वो भी जवान थी, वो भी अब कम खूबसूरत नहीं थी, अब इतना नहीं थी जैसा भाभी जी थी। और ये भाभी जी के साथ में ही आई हुई थी, उनके मैके की अब अगल बगल के रहनी होगी और उन्हीं के साथ में ज़्यादातर अब समय बीतता था। तो मुझसे पूछने लगी, सैलरी फिक्स हो गई? सैलरी बताएं भैया कितना? मैंने बोल दिया हाँ, जितना अखबार में लिखा हुआ था विज्ञापन में, अब उतना ही देंगे। अब भैया तो कहेंगे कि हम उससे ज़्यादा ही देंगे। लड़की खुश हो जाती है, चलो अच्छा है, अब मेरा अब आधा काम अब ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो भाभी जी मेहनत करती थी, साथ में मुझे भी लगना पड़ता था, हम दोनों लोग परेशान हो जाते थे और खाना भी अच्छा बन नहीं पाता था। लड़की खुश हो जाती है। मैं वहाँ से विदा लेता हूँ। 2 दिन का टाइम था और 2 दिन में मुझे अब वहाँ से पैसा भी निकालना था, और वही बहाना मेरा काम कर गया था कि मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे अर्जेंट जाना है, और तब जाकर के मुझे पैसा मिलता है। और मैं सच कहूँ ना, वो पैसा मैं अब भूल चुका था कि वो पैसा मिलेगा भी नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे मालिक के मूड में क्या था, वो देरी नहीं किया और दे देता है पैसा। आखिरकार मैं 2 दिन के बाद इस घर में आ जाता हूँ। मुझे बताया गया था कि छत के ऊपर कमरा है, आप सर्वेंट क्वार्टर ऊपर ही है, एक में तो लड़की रहती थी और 2 और उसमें था, दोनों खाली था। मुझे बोला गया था जो भी कमरा आपको पसंद हो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं ऊपर जाता हूँ, उस काम में लड़की भी मदद करती है, और उसका बगल वाला ही कमरा मुझे पसंद आता है। थोड़ा सा साफ सुथरा भी था, रंग रोगन भी था, लेकिन उसके बगल वाला था, उसमें पेंट तो हुआ था, लेकिन पेंट बहुत सारा फर्श पर गिरा हुआ था, मतलब उसमें मेहनत करना था साफ सफाई करने में। लेकिन एक कमरा मुझे पसंद आ गया था। अब इसके बाद अब वही काम शुरू हो जाता है। खाना बनाने का काम मेरा जो था अब शुरू हो जाता है। खाना जो बनाता हूँ अब सब स्वाद लेके खाते हैं। मेरा जो एक तरह से इंटरव्यू था, पहली पास हो चुका था, अब किस बात का डर है। अब मैं थोड़ा उस घर में जो घबरा रहा था ना, अब मैं खुल चुका था। भैया भाभी से पूछ लेता था कि आप बता देना क्या आपको खाना पसंद है, मैं कोशिश करूँगा कि उसी चीज़ को बनाऊँ। नए ज़माने का लड़का था, नए ज़माने के साथ चलता था, तो नई नई डिश बनाने में सीखता रहता था। कभी मैं इस काम में थकता नहीं था। नया डिश मुझे बनाने में बड़ा आनंद आता था। अब एक तरह से मैं अपना खाना रोज़ बनाना वही अब रूटीन रह गया था। लेकिन भैया भाभी जो थे ना, अब मुंबई में रहते थे। मुंबई से उनका आना जाना लगा रहता था। अब ना जाने क्या काम करते थे, वो तो मुझे नहीं मालूम। अब मैं उस लड़की से भी पूछा कि तुम्हारे जो भाभी हैं, अब भैया हैं, काम क्या करते हैं। तब वो कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बड़ी बातें मैं थोड़ी पूछ सकती हूँ। लेकिन उनका और भी परिवार था। भैया का माता पिता भी थे, और भी परिवार था जो बगल की, अब थोड़ा सा उस जगह से दूरी पर एक और कोठी थी, उसमें लोग रहते थे। हाँ, कभी कभी दिन के टाइम में वहाँ से कुछ लोग भी आ जाते थे और भैया भाभी भी वहाँ पर चले जाते थे। हाँ, तब मैंने उनका पूरा परिवार को एक तरह से देखा था। लेकिन जो होना चाहिए ना संयुक्त परिवार का मज़ा था, वो नहीं था। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी थी, तभी भैया भाभी उस घर से अलग हुए थे। शायद भाभी को पसंद नहीं था, तभी तो, नहीं तो इतना बड़ा कोठी था जो नौकरानी बता रही थी कि उसमें बहुत सारे कमरे थे, तो इस नई जगह पर आने कोई मतलब ही नहीं था, कोई तुक ही नहीं था। ज़्यादा दिन इनको घर में आए हुए हुआ भी नहीं था। खैर, इसके बाद भैया भाभी तो मुंबई चले गए थे। हम और वो नौकरानी
उसी घर में थे। अब हमारा भी खाना पीना हम खुद ही बनाते थे, नौकरानी मदद करती थी, मैं भी नौकर, वो भी नौकरानी। मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता, 3 अक्षर का नाम था। अब इसके बाद 10 दिन के आसपास गुजर जाता है। ऐसा कुछ घर में मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना, उस लड़की को साथ में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। खाना पीना खाना, दिन में आराम करना, यही तो काम रह गया था। घर की साफ सफाई वो करती थी, किचन का जो काम था साफ सफाई का, वो मेरे जिम्मे था। हम दोनों अपनी जिम्मेवारी को खूब अच्छी तरह समझते थे। कभी कभी लड़की कहती थी कि आप थोड़ा मेरे काम में मदद कर दीजिए, तो मैं उसके काम में भी मदद करा देता था। भैया भाभी लौट के आते हैं मुंबई से। जब आते हैं ना, तो उनका थोड़ा रंग ढंग कुछ अलग सा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि भैया भाभी में झगड़ा वगड़ा हो चुका है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ देख करके अजीब सा मुझे लग रहा था। मुझे अब पक्का यकीन था कि दोनों में कुछ ना कुछ अनबन हुई है। मूड दोनों का ठीक नहीं था। उस टाइम में उनके बीच में पड़ना नहीं चाहता था। मैं अपने आप बढ़िया से खाना बना करके, रात का मामला था, मैं लड़की को बोलता हूँ जाके दे आओ। लड़की दे भी आती है। भैया तो खा लेते हैं, लेकिन भाभी नाराज हो जाती है। मुझे बुलाया जाता है, ये क्या बनाती हो? मैंने बोला भाभी ये तो बढ़िया डिश है और नया नया डिश है, एक बार चख कर तो देखिए। तब वो मेरी तरफ आंखें अब घूर के देखने लगती है। पहली बार उनकी आंखों को अब मैं देखता हूँ सही ढंग से। नहीं तो मेरे नज़रें अब ऐसे किसी के ऊपर में लगती नहीं थी, मैं देखता ही नहीं था सही ढंग से। तब मैं देखता हूँ कि आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा था। अब गुस्सा किस बात का था? खाना तो भैया भी खा रहे थे, वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन भाभी नाराज हो रही थी। और देखते ही देखते जो खाना रखा हुआ था वो खाना जमीन पर फेंक देती है। कहती है क्या कूड़ा बना लाए हो? आज से इस घर में जो मैं कहूँगी वही खाना बनेगा। पीना मेरे से पूछे हुए कोई खाना आप बनाना मत। मैं थोड़ा होपलेस था, डर भी गया था कि ना जाने क्या हो। भाभी तो एकदम आग बबूला हो गई है। भला कोई खाना को फेंकता है, वेस्ट करता है, ये तो अपमान है खाना का। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, बड़े लोग थे, बड़ी बातें थी। अब मुझे तो रोना आ रहा था। मैं किचन में आ गया था, अब मेरे आंखों से आंसू निकलने भी लगा था। डर की वजह से नहीं, खाना का अपमान से। इतना मैं मेहनत से उस खाना को बनाया था और वो अपमान मुझे पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन लड़की आकर के मुझे संभालती है, आप चुप हो जाओ। भाभी जब से आई है ना मुंबई से, तब से इनका तेवर बदला हुआ है। वो मुझ पर ना जाने कितनी बार भड़क चुकी है, बिना बात का। कोई ना कोई वहाँ पर झगड़ा झंझट जरूर हुआ है। अब ऐसा क्या हुआ था? लेकिन भैया हमेशा शांत रहा करते थे, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। रात होती है, रात में भी उनके कमरे में जैसे चिल्लाहट होने लगता है। मेरी भी नींद खुल जाती है और मेरे बगल में सोई हुई इस लड़की का भी नींद खुल जाता है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब वो लड़की कहती है, देखो ना, जब से मुंबई से आई है ये खाम खा अपने एक तरह से घर में टेंशन माहौल क्रिएट कर दिया है। ना जाने क्या हुआ है भाभी के साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा आपको खाने को कितना स्वादिष्ट बना था और उस खाने को इसने फेंक दिया। रात भर उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ आती रही और ऐसा हमें लग रहा था कि दोनों आपस में लड़ रहे हों रात के टाइम में, पति पत्नी। खैर सुबह होती है। सुबह में भाभी जी नजर आती हैं। भैया जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए नहीं थे, वो कमरे में थे। शायद अभी नहा धोकर के फ्रेश होकर के निकले नहीं थे। अब मैं तो अब भाभी जी के आगे जाता हूँ ताकि भाभी जी बता सके कि खाना क्या बनना है। तब भाभी जी अब वो बात बोलती है कि देखो, आज से जो मैं चाहूँ इस घर में वही होगा। ना तो कि तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ना भैया की ना अपने मन से। जो मैं खाना कहूँ वही इस घर में खाना बनेगा। तैयार हो आप? अब मैं क्या करता है कि हाँ जी आप हुक्म करो। तब वो बताने लगती है, उस घर में कभी मैंने नॉन वेज बनाया नहीं था। हाँ भैया ऑमलेट वगैरह खाते थे तो कभी कभी वो बोल दिया करते थे, नौकरानी आके बोल देती थी, तो मैं उनके लिए स्पेशल ऑमलेट बना लिया करता था। अब भाभी तो नॉन वेज खाती तक नहीं थी। वो अंडा से भी
दूर रहती थी। जब से मुंबई से लौट के आई थी, वो जो बात बोलती है ना, तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। वो कहती है कि देखो, दोपहर में मुझे मटन चाहिए, शाम के टाइम मुझे चिकन चाहिए। तुम अपने भैया से पूछ लो, उनको जो खाना है उनसे पूछ करके तुम बना देना, लेकिन मेरी फरमाइश यही है, यही होगा। सांप सूंघ गया था मेरे को जब भाभी बोलती है ना कि मुझे तो नॉन वेज खाना पसंद है, दोपहर में मटन, शाम में चिकन, ऐसा ही अब खाना बना करेगा। मैं हैरान था। खैर, बड़े लोग की बड़ी बात, अब उनके मन में क्या चल रहा था। पहले क्यों नॉन वेज से दूर भागती थी, अंडा तक उनको बर्दाश्त नहीं होता था उसका स्मेल। अब एकाएक नॉन वेज पर आ गई थी। थोड़ा मेरे लिए पहेली बनी हुई थी। अब मैं उस नौकरानी से, उस लड़की से पूछता हूँ कि देखा, तुम्हारी भाभी कैसी फरमाइश कर रही है। वो भी आश्चर्य में थी और वो भी बता नहीं पा रही थी कि अचानक उनमें बदलाव, परिवर्तन क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसी नहीं थी, अचानक इनका मूड क्यों बदल गया है। अब ये सिंपल खाना छोड़ करके नॉन वेज की तरफ आ चुकी थी। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो खाना बनाने वाले, जो भी जैसा खाना चाहे हम तो बना के दे सकते थे, नॉन वेज हो या वेज हो। आखिरकार बाजार जा कर के मुझे सब कुछ लेके आना पड़ता है। शाम का भी मैं लेके आता हूँ और दोपहर के लिए मटन भी। तब तक भैया बेडरूम से बाहर नहीं निकले थे। मैं दोपहर में आ जाता हूँ, खाना वाना सब तैयार करके, और भाभी जी को बता भी देता हूँ कि खाना रेडी है। और इसके बाद भैया भी अब मुझे ड्राइंग रूम में अगना खाने के टेबल पर मुझे दिखाई देती हैं। भाभी ही, और वो ऐसे चाव से खा रही थी जैसे पहली बार भोजन कर रही हो, जल्दी जल्दी जल्दी। उनका खाने का तरीका देख करके मुझे थोड़ा हैरत हो रही थी। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि स्वाद कैसा है, स्वाद सही है कि नहीं है, जैसे पहला बोला करती थी, वो भी नहीं बताती है। मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर लगता है, हैरत में पड़ा रहता हूँ। आखिर भैया अभी तक कमरे से क्यों नहीं बाहर निकले? तबीयत वगैरह खराब है क्या? रात भर में शोर हुआ था, शायद उसका असर है। भैया थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे, कहीं उनको हैंगओवर तो नहीं हो गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाभी जी के बेडरूम में चला जाऊं, नाराज हो जाएंगी। वो लड़की भी ठिठकती थी जाने में, जब तक परमिशन नहीं मिलता था तब तक अंदर जा नहीं सकती थी। तो मैं भला अब कैसे जा सकता हूँ? मैं उस लड़की से कहता हूँ, अरे सुबह से मैं भैया को देखा नहीं, क्या तुमने देखा? तब वो कहती कि ना, मैंने भी नहीं देखा। तब मुझसे कहता हूँ कि भैया को जाकर थोड़ा सा देखो सही, भैया ठीक ठाक हैं, कहीं दारू वारू ज़्यादा तो नहीं पी लिए हैं, लड़ाई जब रात में हो रही थी, थोड़ा पता तो करो, पता तो लगे भैया के बारे में। लड़की कहने लगी, मैं कैसे जाऊँ? जब तक मालकिन नहीं कहेगी, यानी भाभी नहीं कहेगी, तब तक हम अंदर जा ही नहीं सकते, नाराज हो जाएगी। और गुस्सा काफ़ी अब करने लगी थी, लड़की भी डरी हुई थी। तब मैं उसको बोलता हूँ कि एक बार अंदर मत जाना, बस दरवाजे से झांक के देख लेना कि भैया पलंग पर हैं, सोफे में बैठे हैं, कहाँ पर हैं, ठीक ठाक है ना। बस मैं उनकी खैरियत लेना चाहता था। लड़की मौका देख करके जाती है और कहती है कि वो तो सोए हुए हैं, बेड पर मुझे दिखाई दिए। मेरे थोड़ा को अब मुझे थोड़ा सा राहत मिलता है कि चलो भैया सुरक्षित हैं। ये पति पत्नी है, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में अब कभी ना कभी तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य था कि जो नॉन वेज नहीं खाती थी, अंडा से भी परहेज था, और नॉन वेज अब खाने पर जोर लगने लगा, और वो भी ज़्यादा ही खाती थी। ऐसे स्टाइल से खाती थी ना कि मैं हैरत में पड़ जाता था। आखिरकार शाम होता है, शाम का भी मैं भोजन बना देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि खाने के टेबल में अब तो भैया आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। और ऐसा फिर अगला सुबह भी होता है, अगला सुबह भी ऐसे ही खाने का मैं प्रबंध करता हूँ। अब भाभी जी का ऑर्डर तो मानना ही था। अब मैं और लड़की चिंता कर रहे थे कि भैया का, कि वो क्यों नहीं आए। लड़की जा कर देख आती है, अंदर नहीं जाती है, दरवाजे से झांक लेती है और कहती है कि मैंने भैया को देखा, वो बैठे हुए थे पलंग पर और सर को झुकाए हुए थे, जैसे कुछ सोच रहे हो। आखिर क्या हुआ था? भैया बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? वो तो हमेशा बाहर घूमते थे, टहलते थे, घर में बेडरूम में रहना तो उनको पसंद ही नहीं था।
वो ड्राइंग रूम में ज़्यादा बैठते थे, अखबार पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे। लेकिन उनके साथ में हो क्या गया है ये ना तो मुझे समझ में आ रहा था, हाँ ना उस लड़की को समझ में आ रहा था। आखिर इस घर में अब नया नया क्या स्टार्ट हो चुका है। भाभी जी अब दूसरी लाइन से चल रही थी और भैया बिल्कुल कमरे में अब रहा करते थे, बाहर निकल ही नहीं पाते थे। जब तक ना निकले अब हम लोग पहुंच भी नहीं सकते थे ना। अब वो जो बेडरूम था हम जा नहीं सकते थे जब तक भाभी का ऑर्डर ना हो या फिर भैया अब किसी को ना बुलाएं, तब तक उसमें जाना ठीक भी नहीं था। आखिरकार जब 3 दिन हो जाता है, 3 रात हो जाती है, भैया क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, अब तो सिर्फ भाभी जी को पता है। ना तो स्पेशल उनके लिए कोई खाना बना। मुझे लग रहा था कि जो भाभी खाती हैं शायद भैया को भी खिला रही है। आखिर भूखे इंसान कब तक रह सकता है, और ड्रिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो किसी को नहीं मालूम था। अबे हमें तो अलाउ नहीं था कि उस घर में जाकर देखें। 3 दिन 3 रात हो जाती है और जब सुबह होती है ना तो मैं भैया को ड्राइंग रूम में बैठे हुए देखता हूँ, बिल्कुल जैसे बीमार पड़े हो। चेहरा बिल्कुल पीला सा नजर आ रहा था, जैसे उनका खून बिल्कुल शरीर में कम हो चुका हो, ऐसा मुझे लगता है। और अपनी आंखें खोल करके जो सीलिंग फैन चल रहा था उसी को चलते हुए देख रहे थे। मैं जा कर के अभिवादन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। बड़ा अजीब लगा। फिर मैं उनके नज़दीक पहुँचता हूँ, कहीं भैया मेरी बात का सुने ना हो। नज़दीक भी पहुँच करके मैं जब उनको अभिवादन करता हूँ तो वह मेरी तरफ देखते भी नहीं है, बस उस पंखे को घूरते रहते थे। ऐसा क्या था पंखा के अंदर में जो लगातार घूरते जा रहे थे। और अचानक भाभी जी आती हुई दिखाई देती है। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ और उसी वक्त आकर के भैया का हाथ पकड़ती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर, चलो अंदर। भैया उस जगह से उठ नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उठा करके और वो भाभी जी अब उसी बेडरूम में लेके चली जाती है और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं भैया को देख चुका था और ये सारी बात मैं उस लड़की को बताता हूँ, नौकरानी को, और वो भी सुन करके अब वो भी थोड़ा भयभीत हो जाती है कि तूने देखा था भैया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और तब मैं बोलता हूँ, हाँ मुझे तो लग रहा कि भैया सही ढंग से खाना पीना नहीं कर रहे हैं, हाँ तभी उनका सेहत डाउन होता जा रहा है, हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और तब लड़की कहती कि ना भूल जाना, उनके कमरे में तो जाने का हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं देख रहा हूँ भाभी जी का गुस्सा आजकल उफान पर है। और मैं भी अब डर चुका था कि भाई हम लोग नौकर हैं, नौकर की तरह हमारा अधिकार है, उससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। और दोनों हम लोग डरे हुए थे। अब हम किचन में जाते ना तो सोचते थे कि अपने लिए क्या बनाएं और भाभी जी के लिए क्या बनाएं। और जब तक भाभी जी का ऑर्डर नहीं होता हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। मतलब जो हमारे हाथ खुले हुए थे पहले वो बंद चुके थे। अब हमारी मर्जी नहीं, भाभी जी की मर्जी चलती थी। भैया जी 2 बार मैंने देखा था, एक बार रात को उसी ड्राइंग रूम में और उसी पोजीशन में वैसे ही। उस दिन तो पंखा देख रहे थे और आज सामने की दीवार देख रहे थे। दीवार पर एक फ़ोटो टंगा हुआ था और उसी फोटो को घूर रहे थे। मैं भी उनके पास पहुंचता हूं, अभिवादन करता हूं, लेकिन आज भी मेरे अभिवादन का जवाब नहीं देते हैं। और उसी वक्त भाभी जी आती हुई फिर नजर आती है। मैं उनसे दूर हट जाता हूँ और फिर भाभी जी हाथ पकड़ करके, चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। बच्चे की तरह उठ करके भैया अब उनके साथ चल देते हैं और फिर वो दरवाज़ा बेडरूम का बंद हो जाता है। 1 दोपहर को जब खाना खाना का टाइम हो चुका था और तब परिवार के सदस्य जो दूसरे जगह पर रहते थे, यानी भैया जी की माता पिता, वो आ जाते। उनको आता देख करके मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ कि चलो अब भैया जी नज़र आएंगे। भैया जी पर क्या चल रही है, बीमार हैं, क्या हो गया है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब शायद भैया जी अब सब कुछ सही हो जाएंगे, मेरे मन में ऐसा विचार आने लगता है। लेकिन धक्का जब लगता है कि भाभी उनको ड्राइंग रूम में बिठा देती है और मुझे कहती है पानी वानी का इंतज़ाम करो, चाय पानी जो मांगते हैं उनको दो। वो लोग कहते हैं कि बेटा कहाँ है,
तब कहती है वो तबीयत खराब है और अभी अभी आराम कर रहे हैं। वो लोग जिद करते हैं कि मुझे बेटा को देखना है, लेकिन वो जो भाभी जी हैं मना कर देती है कि नहीं अभी नहीं, वो नींद की गोली खाए हुए हैं, डॉक्टर ने लिखा हुआ है। अब मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही हैं। इतने दिन से किसी भी डॉक्टर को मैं इस घर में आते देखा नहीं, और ना मैं उनको भैया के साथ जाते देखा हुआ था। कई बार अकेले जरूर गई थी, लेकिन भैया जी साथ में नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। उन लोगों को कैसे भी टरका रही थी कि वो इस घर से चले जाएं, और वो सफल भी हो सकी, सफल भी हो गई थी। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे पर चिंता का रेखाएं जरूर देखता हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं उनको मिल करके बताना चाहता था कि घर में पहले से बहुत कुछ ज़्यादा बदल चुका है। जो इस घर में पहले नहीं होता था अब होना शुरू हो गया, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। भाभी जी उनको गेट तक जाती हैं, जब तक वो गाड़ी में बैठ नहीं जाते हैं और गाड़ी चलनी रोड पर चलती हुई नज़र नहीं आती, तब तक वहीं खड़ी होकर देखती रहती है। मुझे मौका ही नहीं मिला, और ना उस लड़की को भी। वो लड़की मेरे साथ में ही थी। हम लोग फिर एक बार निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। मेरा मन तो उचटने लगा था। मैं उस लड़की से बोल दिया था कि मैं ज़्यादा दिन इस घर में तो रुक नहीं पाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई नया ठिकाना। अब इस घर में अब मेरा रहना बहुत मुश्किल है। लड़की मुझे समझाने लगी कि देखो, कम से कम मेरे लिए तो इस घर में रहो। तुम चले जाओगे तो मुझ पर तो बहुत सारा जिम्मेदारी आ जाएगी और मैं फिर परेशान हो जाऊंगी। उस लड़की की वजह से मैं उस घर में रुकना पड़ा, नहीं तो मेरा मन उस घर से उचट गया था उसी लड़की की वजह से। एक रात हम लोग सोए हुए थे। अब ऐसा मत समझना कि एक साथ में, अलग अलग कमरा था। वो अलग कमरे में सोई हुई थी, मैं अलग कमरे में सोया हुआ था। और आधी रात की लगभग बात यह है। तभी जो हमारा छत था, छत के ऊपर में एक कमरा बना हुआ था। हम दोनों का 3 कमरा बताया था ना, सर्वेंट क्वार्टर था। 2 में रहते थे, एक खाली था। रात के टाइम मेरा नींद खुल जाता है। पायल की आवाज़ छन 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 बजने लगती है। वो आवाज़ मुझे लगा कि भाभी जी छत पर आ गई हैं और वही इधर से उधर घूम रही हैं। लेकिन आधी रात में क्यों, ऐसा क्यों? भैया को छोड़ करके आज छत पर क्यों घूम रही है? मेरा तो मन तो हुआ कि मैं निकल करके दरवाज़ा खोलूं और बाहर देखूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता था कि भाभी जी आजकल 1 मिनट लगाती है किसी को बेइज्जती करने में, गुस्सा दिखा देती हैं। ना बाबा ना, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन मैं देखना भी चाहता था। दरवाजे में थोड़ा सा फाँक था तो मैं उसमें अपनी आंखें गड़ा देता हूँ कि आखिर भाभी जी इतनी रात को छत पर टहलने के लिए क्यों आई हैं। अब मैं देखता हूँ कपड़ा लता तो जैसा लगता है कि भाभी जी का है, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ था। चेहरा मैं देख नहीं पाता हूँ। और वो आगे जाती हैं, फिर घूम के आती हैं, और जब मुड़ती है ना, और जैसे ही उनका चेहरा देखता हूँ ना, तो मेरा तो चीखने का मन हो जाता है। शरीर तो भाभी जी का था, लेकिन चेहरा इतना डरावना था, इतना काला कुचेला और बड़ी बड़ी आंखें, एकदम भूतनी की तरह चेहरा बना हुआ था भाभी जी का। मैं जब देखता हूँ चेहरा ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये भाभी जी हैं। ये भाभी जी क्या भूतनी बन चुकी हैं? तभी ये हमारे घर में, यानी मालिक के घर में ऐसा सब कुछ चल रहा है। तभी ये नॉन वेज बनना शुरू हो चुका है। भैया के साथ में क्या कर रहे हैं भाभी जी? मुझे बड़ा अजीबो गरीब ख्याल आने लगता है। मुझे लगता है कि ये भूतनी जो भाभी बनी हुई हैं, कहीं भैया को बीमार तो यही तो नहीं किया है? कहीं भैया के साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है? कहीं उन्हीं का खून तो नहीं पी रही? मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आने लगा 1 सेकंड के अंदर में, जब मैं भाभी जी का वो डरावना चेहरा देखता हूँ। चीखने का मन कर रहा था, लेकिन तब तक भाभी जी आगे की तरफ चली गई, नज़र नहीं आ रही थी। फिर उधर ही घूमती हुई उनके पाजेब की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर वो छत से उतर करके और नीचे चली जाती है। मेरे प्राण सूखे हुए थे जब मैंने उनका चेहरा देखा था। जिस रूप में मुझे दिखाई दे रही थी, वो इंसान तो हो ही नहीं सकती थी। वो तो एक भूतनी जैसा मुझे नज़र आ रही थी। बिल्कुल इतना डरावना चेहरा था। उस टाइम तो मैं अब ना तो बाहर निकल पाया
और ना मैं चिल्ला पाया। आराम से अब उसी कमरे में अब नींद काहे के लिए आनी थी। मैं रात भर जगता ही रहा। जरा सा आहट होती थी तो मुझे लगता था कहीं भाभी जी हमारे कमरे की तरफ तो नहीं आ रही, कहीं हमारा खून तो नहीं पी जाएंगी। मैं डरा हुआ था। दरवाज़ा तो मैं खोल ही नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार सुबह होती है और तब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। उस लड़की के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। वो लड़की पहले पूछती है कि कौन है। ये आज तक पहली बार पूछी थी। हाँ, तब मैं बताता हूँ कि मेरा नाम सुरेश है। दरवाज़ा तो खोलो, क्या मुझे तुम भूल गई हो क्या। हाँ, तब वो दरवाज़ा खोलती है। एकदम चेहरा पीला पड़ा हुआ था, डरी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। जब उसका चेहरा देखता हूँ तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ तो था ही। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। हाँ, तब वो दरवाज़ा को बंद कर लेती। मैं और वो एक ही कमरे में और डरी हुई हालात में थी, बदन कांप रहा था। हाँ, तब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ, बात क्या हुई है तुम्हारे साथ में। हाँ, तब वो रात का घटना बताने लगती है कि कोई आ करके मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैं समझा कि भाभी जी हो सकती हैं, कोई ज़रूरत पड़ गई हो। लेडीज में इसी घर में मैं ही थी। तुम्हारा दरवाज़ा तो कोई रात में खटखटाएगा नहीं, मेरा ही, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो चुका था। तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही भाभी जी का जो चेहरा नज़र आता है ना, हाँ, मैं एकदम बस चीखने वाली थी, लेकिन आवाज़ मेरे गले में अब वैसी अटक जाती है। मैं कैसे दरवाज़ा को बंद करती हूँ, हाँ, फिर रात भर कांपती रह जाती हूँ। हाँ, कई बार भाभी दरवाजे पर दस्तक देती हैं। इतना भयानक चेहरा मैं कभी देखा नहीं। हाँ, ये भाभी जी थी। बिल्कुल कपड़ा लत्ता सब कुछ वही था, सिर्फ चेहरा बदला हुआ था। जब मैं ये सुनता हूँ ना, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस था रात का वो सब बताने लगता हूँ कि तुम सही कह रही हो, मैंने भी ऐसा ही देखा था। लेकिन मुझे थोड़ा देरी में नजर आया। अब मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुआ था। मैं तो एक सुराख था, सुराख में से देखा था। मैं तो दरवाज़ा खोलने का हिम्मत भी नहीं कर सका था। हाँ, हम लोग कितना देर तक डरे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस घर में रहें या फिर यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब काम पर तो जाना ही था। नीचे उतरते हैं और फिर रसोई संभाल लेते हैं। और उसी वक्त भाभी जी आ जाती हैं। जैसे भाभी जी के हम आहट सुनते हैं, दोनों का चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन भाभी जी जैसे किचन के अंदर प्रवेश करती है, वो रात वाली तो थी नहीं। बिल्कुल पहले जैसा फेस था, चेहरा था। वो रात वाली डरावनी आंखें और चेहरा जो भयानक दिख रहा था वो नहीं था। मतलब आज मामला अलग था, दिन में, और रात में कुछ और था। हे प्रभु, ये क्या खेल चल रहा है इस घर में। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। और जब भाभी जी चली जाती है तो हम लोग आपस में बात करने लगते हैं कि देखा तुमने, रात में भाभी जी कैसी बनी हुई थी और इस टाइम में लग ही नहीं रहा कि रात वाली भाभी जी हैं। एकदम बदलाव है। लेकिन ये बदलाव कैसे हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़की कहने लगी कि इस घर में बहुत कुछ चल रहा है जो हम लोगों को मालूम नहीं है। हमें भैया का मदद करना चाहिए, लेकिन करें कैसे। मैं उनका परिवार का, अब जहाँ रहते थे उनका माता पिता, मैं जानता नहीं था। लड़की भी नहीं जानती थी। लेकिन लड़की कह रही थी कि हम लोग को मदद करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, जब दोपहर में ये लोग सो जाएंगे और तब हम दोनों अब चलेंगे। पूछते पूछते कहीं ना कहीं तो जरूर पता लग जाएगा। हम दोनों ने प्रोग्राम बना लिया था कि आज दोपहर में जैसे ही भैया का दरवाज़ा बंद होगा, बेडरूम बंद होगा और हम निकल जाएंगे। ज़रूर कोशिश करेंगे तो उनका घर मिल जाएगा। और वही होता है। अब तो हर रोज़ चिकन मटन उस घर में बनता था, अंडा का नाश्ता बनता था। मतलब भेज तो बिल्कुल नाम मात्र बस हम लोग इस्तेमाल करते थे। बाप भी वही चीज़ को पसंद करती थी। अब दोपहर में मटन उनके लिए, शाम के टाइम में अब चिकन, सुबह में अंडा का नाश्ता उनको चाहिए था। मतलब तीनों टाइम नॉन वेज ही उनके लिए अब जरूरत हो गई थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अब फिर हम लोग चुपचाप अब गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं। आस पास में हम पता करते हैं, कोई भी बताने को राजी नहीं है। कहता हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन एक ड्राइवर वहाँ पर खड़ा था।
टैक्सी वाला था। और जब हम लोग परेशानी में थे, इधर उधर पूछ रहे थे, और तब हमें बुलाता है और कहता है बात क्या, किसको एड्रेस पूछ रहे हो। और तब हम कुछ कहते हैं कि देखिए सामने वाला घर है, अब इस घर के मालिक कहाँ रहते हैं, आपको कुछ मालूम है। और तब कहता है हाँ जानता हूँ, वो हमारी टैक्सी में कभी कभी इस घर में आते हैं, चलो अगर चलना है तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। अब हम दोनों उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं था, अगर हम लोग पैदल भी जाते ना तो आराम से पहुँच सकते थे, लेकिन उस टाइम टैक्सी लेना ज़रूरी था क्योंकि हम देखे नहीं थे ना। अब वो हमें उस घर के सामने, बंगले के सामने उतार देता है कहता है यही घर है, यही कोठी है, इसी में आप चले जाओ। बात क्या है, आप लोग कौन हो। लेकिन हम उस टाइम कुछ बता भी नहीं सकते थे। हम उसका पैसा किराया देते हैं और वो अपना अब आगे की तरफ निकल जाता है। हम गेट पर जाते हैं, गेट पर चौकीदार भी था वहाँ पर, यहाँ तो कोई भी नहीं था। वहाँ चौकीदार को हम बोलते हैं कि हम भैया के घर से आए हैं। चौकीदार तुरंत जाता है, इन्फॉर्म करता है, और फिर साहब खुद निकल के आते हैं। हम लोग को देखते हैं और पहचान लेते हैं लड़की को देख करके, मुझे तो नहीं पहचाने थे। और तब कहते हैं कि अंदर आ जाओ, बात क्या है। हम चाहते थे कि एकांत में हम बात कर सकें, और ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, और फिर लड़की भी शुरू हो जाती है और मैं भी शुरू हो जाता हूँ। जो भी हमने अब उस घर में बदलाव देखा था और सब कुछ बताने लगते हैं। और उस रात वाले जो कहानी थी वो तो बहुत ही भयानक थी, वो भी कहानी हम अब उनको शेयर कर देते हैं। और इसके बाद वो भी डर जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मुझे इस बात का संदेह था, मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि मेरी बहू के अंदर में बदलाव हो रहा है। मैं समझा कि नया घर है, नया मोहल्ला है, नया हवा पानी है, वो मुंबई में रहती हैं, अचानक हवा पानी का बदलाव है, कुछ दिन में सही हो जाएगा। लेकिन आज मुझे पता चल चुका है ये बदलाव कैसे हुआ था। लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं और कहते हैं आप लोग जाओ और देखो, इस बात को किसी को शेयर मत करना, आराम से जाना, और जो हमें करना है ना हम जल्द करेंगे। अपने बेटे को अब एक तरह से स्वस्थ करेंगे और जो भी उस घर में बुरा चीज़ चल रहा है उसको हम ख़त्म करेंगे। अब आप लोग जाओ। हमें वो बड़े प्रेम प्रेम से समझाते हैं, प्रेम से मिले थे और प्रेम से विदा भी किए। और इसके बाद हम लोग पैदल चलते ही अब उस घर तक पहुंच गए थे, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। अब हम निश्चित हो चुके थे, हम दोनों ने अपना फर्ज को अदा कर दिया था। मन में एक सुकून था, आगे वो जाने और उनका काम, हमने तो अपना काम खत्म कर दिया था। और वही शाम के टाइम में फिर भाभी जी किचन में आ जाती हैं। उनकी आंखें एकदम अलग लगती थी, जैसे हमेशा दारू पिए हुए हों। अब पता नहीं क्या पीना भी शुरू कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। आंखें चढ़ी चढ़ी बड़ी बड़ी नज़र आती थी और उसमें लालिया में कुछ नज़र आता था, जैसे दारू पीने के बाद में लोगों का आंखें लाल हो जाती थी, ऐसा ही मुझे महसूस होता था। और वो लड़की भी देखती थी, वो भी मुझसे बताती थी। वही फरमाइश खाने का, नॉन वेज का, और वही हम लोग खाना बनाते थे। अब भैया एक बार मुझे नज़र भी आए ड्राइंग रूम में बैठे हुए, लेकिन उसी कंडीशन में रहते थे। वो किसी को ना पहचानते थे और ना किसी की तरफ देख करके हंसने तो दूर देखा भी नहीं करते थे। या तो दीवार को घूरते थे या चलते हुए पंखा को घूरते थे या फिर सामने की दीवार पर जो फोटो वगैरह लगा था उसको देखते रहते थे। अपनी जैसे उनका दुनिया अलग हो चुकी थी, इस दुनिया में थे ही नहीं वो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और उधर जो सेठ जी थे ना, अपने काम में लग चुके थे, यानी भैया के पिता, वो तांत्रिक के पास में चले गए थे और वहाँ से सब कुछ अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। और आखिरकार एक दिन पहले वो मुझे, जब मैं सब्जी लेने के जा रहा था, और तब वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए। मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि रात के टाइम में अब हम रात में तांत्रिक को लेके आएंगे, तुम मेरी मदद करना। मैं डर गया था, क्या मतलब, क्या मदद चाहिए। और तब कहने लगे कुछ ज़्यादा नहीं, बस तुम दरवाज़ा खोल देना और इसके बाद हमारा काम है, हम कर लेंगे। तुम लोग जहाँ हो अपना कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। मैं डर गया था। उस लड़की को आ करके बताता हूँ कि ऐसे ऐसे पिताजी मिले थे भैया के और उन्होंने कहा है कि रात में आज तांत्रिक वगैरह के लेके आएंगे
और तुम दरवाज़ा खोल देना मेन गेट का, और उसके बाद तुम लोग चले जाना और आराम करना, और बाहर जो हम लोग करेंगे वो तुम लोग देखने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की भी डर चुकी थी। हम आपस में बात करने लगे कि अब इस घर में क्या होगा, अब इस घर में क्या होने वाला है। डरे हुए थे, लेकिन भाभी जी को कोई पता नहीं था। वो तो अपनी दुनिया में मस्त थी, खाना पीना बस वही उनको अच्छा लगता था, और खाती भी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो खाना अब समझ लो कि 4 आदमी का बनता हो वो अकेले खा जाती थी। अब भैया जी को क्या खिलाती थी ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था इतने दिनों से। हाँ, तभी तो वो बीमार थे, उनके शरीर में खून की कमी हो रही थी, कमजोरी आ रही थी, ऐसी उनकी हालत हो चुकी थी। आखिरकार जब रात होता है ना, हम दोनों तो आसपास के कमरे में थे, दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर हम दोनों बात करते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि देखो, अगर भैया का बचाना है तो हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा, हमें जाकर के दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। लड़की कहती है कि एक बार सोच लो, अगर कुछ बुरा हो जाएगा इस घर में तब हम लोग क्या करेंगे। मैं लड़की को समझाने लगा कि देखो, हम लोग के साथ में तो कुछ नहीं होगा, हम लोग तो समझ लो अपने कमरे में रहेंगे। अब जो होगा भाभी के साथ में होगा, भैया के साथ में होगा, और ये ज़रूरी भी है। मैं काफ़ी समझाता हूँ उस लड़की को, और तब वो लड़की थोड़ा अब सोच में पड़ती है, और तब कहती है कि देख लेना, हम लोग पर कुछ असर ना होना चाहिए। अब मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं, हम लोग पर असर नहीं होगा, भैया का पिताजी मुझे सब कुछ बता दिए हैं, हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक आधी रात हो चुकी थी। मैं उस लड़की कहता हूँ तुम दरवाज़ा अपना बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ और दरवाज़ा खोल करके वापस आ जाऊँगा, मुझे वहाँ रुकना नहीं है। और उसके बाद उनका पिताजी का काम है, वो जो करना चाहें। और ऐसा ही करता हूँ, दबे पाँव मैं नीचे उतरता हूँ, एक नज़र दरवाजे पर डालता हूँ, भैया के बेडरूम पर वो बंद था, लाइट बिल्कुल बंद थी, मतलब वो लोग सोए हुए थे। अब मैं जाता हूँ, आहिस्ते से मेन गेट को खोल करके और फिर उसी तरह से वापस आ जाता हूँ अपने कमरे में। तब वो लड़की अंदर से बोलती है, गेट खोल दिया क्या? तब मैं फुसफुसा के बोलता हूँ, हाँ गेट खोल दिया। लड़की कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैं कहता हूँ कि फिर मेरे कमरे में आ जाओ, या तो फिर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कमरे में आऊँ। लड़की सोचती रही, कहती नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। उसके बाद मेरे कमरे में आ जाती है। हम दोनों, अब क्या होने वाला था उस घर में, हम लोग दोनों डरे हुए थे, पास पास बैठे हुए थे, और मैं देख रहा था कि लड़की का जिस्म कांप रहा है डर से। मैं आहिस्ता से उसको बोलता हूँ कि तुम शांत रहो, शांत रहो, देखना अभी इस घर में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था, अंतरात्मा बोल रहा था, इस घर में अब बहुत कुछ भयानक होने वाला है। दरवाज़ा हमारा बंद था, हम बस आवाज़ पर ध्यान लगाए हुए थे, और वो दरवाज़ा जो खुलता था ना, उसमें आवाज़ भी नहीं होता था। और वो दरवाज़ा कब खुला और कब वो लोग तंत्र मंत्र वाले करने वाले आ चुके थे, और वहाँ पर तंत्र मंत्र होने लगा था। अब मुझे कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे 2-4 लोग हो और तंत्र मंत्र वो मंत्र को उच्चारण कर रहे थे, और कुछ जलने की बदबू भी आने लगी थी। तभी भाभी जी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से, जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, ऐसे उनको कोई मार रहा हो, ऐसे मिमियाने लगती हैं और कभी चीखने लगती हैं। ये आवाज़ बहुत देर तक चलता रहा, कभी भागने की आवाज़ आती है, कभी दौड़ने की आवाज़ आती है, मंत्र उच्चारण चलता रहता है। हम दोनों उस कमरे से, मतलब ही नहीं था कि बाहर निकल जाए। पिताजी ने बताया था भैया का कि तुम लोग अपने कमरे में रहना, नीचे मत उतरना। हम भला क्यों जाएं भाई उस जगह पर। ऐसी ही आवाज़ बहुत देर तक चलती रही, भागा दौड़ी होती रही, और आखिरकार जो मंत्र उच्चारण धीरे 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 शांत होने लगता है। एक पल ऐसा भी आता है कि उस घर में बिल्कुल शांति छा जाती है। हम लोग अब सोचते रहते हैं कि अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा। वो चुड़ैल क्या पकड़ी गई जो भाभी जी के शरीर में थी, या फिर वो चुड़ैल कोई और ही थी, भाभी जी कमरे में रहती थी, उस वही भैया को ऐसा हाल बना रखा होगा। हम लोग
जो समझ में आ रहा था आपस में बात कर रहे थे। हम लोग सो भी नहीं पाए थे। जब सुबह हो जाता है ना, तब हम दोनों डरते हुए बाहर निकलते हैं। लड़की तो जा ही नहीं रही थी कि पहले तुम जाओ, तुम नीचे देख लेना सब कुछ सही है, तब मुझे आवाज़ देना। डरपोक थी, मैं भी डरपोक था। मैं अपने आप को फन्ने खान नहीं समझ रहा था, लेकिन वो लड़की थी, अब मैं लड़का था, फ़र्क इतना था। मैं अपने साहस को थोड़ा बढ़ाता हूँ और फिर नीचे उतर के आता हूँ। देखता हूँ कि भाभी का कमरा खुला हुआ है और उन्हीं के सामने में एक खुला स्थान था दरवाजे के पास में, और वहाँ पर जैसे कुछ जलाया गया था। कुछ लोहे का बर्तन रखा हुआ था और वहाँ पर तंत्र मंत्र करने का सामान भी फैला हुआ था। लेकिन वहाँ ना तो कोई तांत्रिक थे और ना भैया का पिताजी, कोई भी नहीं था। मैं एकदम डरा हुआ था। भाभी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मोटा पर्दा लगा हुआ था, जैसा हमेशा लगा रहता है। मैं एक बार किचन की तरफ जाता हूँ कि कहीं पिताजी वहाँ पर होंगे, तांत्रिक वहाँ होंगे, ड्राइंग रूम भी देख लेता हूँ, लेकिन कहीं पर मुझे कोई नज़र नहीं आता है। और फिर मैं जब गेट पर जाता हूँ तो सामने की रोड पर अब उनकी गाड़ी नज़र आ जाती है और वो गाड़ी में बैठे रहते हैं और उनकी पिछली सीट पर कुछ गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु भी बैठे हुए थे। जैसे मुझे देखते हैं गेट पर, हाथ का इशारा करने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। अब मैं बिना सोचे समझे गेट खोल करके अब उनके पास पहुंच जाता हूं। डर लगता है। साधुओं की आंखें एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी, जैसे नशे में हो। और एक नहीं, तीन तीन साधु पिछली सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। पिताजी देखते ही कहते हैं कि तुमने देखा था बहू वाला कमरा? मैंने बोला हाँ, खुला हुआ है लेकिन पर्दा लगा हुआ है। और तब कहते हैं कि अब तुम डरो मत, एक बार जाओ आराम से दरवाजे पर पर्दा हटा के देखना कि दोनों लोग सही सलामत है ना। बस तुम एक नज़र देख करके अब मेरे पास में आ जाना। सुबह सुबह का वक्त था, अभी लोग ज़्यादातर बाहर निकले नहीं थे। कुछ लोग थे जो इधर उधर व्यायाम करने के लिए पार्क वगैरह में जा रहे थे, वही लोग थे। मैं डरते डरते जाता हूँ, पर्दा हटाता हूँ। अब पर्दा हटाता हूँ ना तो देखता हूँ कि भाभी जी तो फर्श पर गिरी हुई हैं, सांसें चल रही हैं। अब भैया जो है ना वो सोए हुए, एकदम मस्त नींद उनको आई हुई है। मैं दोनों को देखता हूँ और फिर मैं उल्टे पैर वापस चला जाता हूँ। जाके पूरी बात भैया के पिताजी को बताता हूँ और तब वो पीछे साधु को बताते हैं और साधु कहते हैं कि बस अब सब कुछ सही है। जो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में थी अब हमने निकाल लिया है। तुमने देखा ना, वो फर्श भी गिरी हुई आराम से सो रही है ना, और वो लड़का आराम से सो रहा है ना, कोई हलचल तो नहीं थी ना वहाँ पर। हाँ, तब मैं कहता हूँ कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ जैसा मैंने बताया वैसा ही है। हाँ, तब साधु बाबा एक शीशी देते हैं और कहते हैं सुनो लड़के, ये ले जाकर के शीशी तुम छत से लेकर के हर कमरे तक जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है वहाँ वहाँ पर इसका छिड़काव कर देना। और इसके बाद ये घर बिल्कुल शांत हो जाएगा। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम निकल रहे हैं, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत लगता है, पिताजी कहते हैं, तो हमारे पास में आ जाना। और वैसा अब ज़रूरत नहीं होगा। मैं इतना दहशत में था, शीशी हाथ में पकड़े हुआ था, मुझे वो लग रहा था कितना वजन हो चुका है। और फिर मैं उस घर में पहुंचता हूं और जहां जहां मुझे बताया गया था हर जगह पर शीशी का जल छिड़काव कर देता हूं। भैया के कमरे में जाता हूं, भैया के पलंग और आसपास के क्षेत्र को पूरा जल छिड़काव कर देता हूं। कुछ बूंदे भाभी भी जरूर पड़ी थी, भैया भी जरूर पड़ी थी, लेकिन वो लोग उठे नहीं थे, नींद में एकदम मस्त दिखाई दे रहे थे। ये सब करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, लड़की को पूरा बात बताता हूँ और लड़की अभी भी डरी हुई थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं कहने लगा कि तुम शांत रहो और मैं भी शांत रहता हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अब फिर हम दोनों नीचे चलेंगे। वही होता है, 2 घंटे के बाद नीचे से आवाज़ सुनाई देने लगती है भाभी जी का। कहाँ हो तुम लोग, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, आ जाओ ना। जब आवाज़ भाभी जी की सुनाई पड़ती है तब हम नीचे उतरते हैं। एकदम जैसी भाभी जी देखती हैं, कहती हैं ये सब क्या है, यहाँ पर कोई पूजा पाठ यहाँ कराया गया था क्या? ना तो मैं कुछ बोल रहा था
और ना वो लड़की बोल रही थी। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब तक भैया भी जाग चुके थे। वो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? क्या चल रहा था? तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ था इस घर में? ये सब, ये पूजा पाठ का सामान क्यों फैला हुआ है? मैं क्या बताऊं? हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तब मैं ही बोल पड़ता हूँ कि आप लोग को पता नहीं है, पिताजी आए थे। अब कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ पूजा पाठ करना है। आप लोग तो सो रहे थे। तब वो लोग पूजा पाठ करके निकल चुके हैं। इतना ही बात है। अगर विशेष पूछना है तो अपना पिताजी के पास में चले जाइए। मैं इतना कह करके बस चुप हो जाता हूँ। अब इसके बाद भैया भी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। मतलब उनकी आंखों की चमक लौट आई थी। बात भी कर रहे थे तो मुझे तो बड़ा खुशी मिल रही थी। और भाभी का भी एकदम चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका था। जो आंखों में लालिमा नजर आती थी वो गायब हो चुकी थी। मतलब जो भी इस घर में था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। वो साधु बाबा जो कह रहे थे ना, सच्ची बात थी। भाभी के अंदर में एक दोस्त आत्मा प्रवेश कर चुकी थी और वही दोस्त आत्मा इस घर को तबाह किए हुए थी। वो भाभी के शरीर में जरूर थी, लेकिन उसका जब इच्छा होता था शरीर से बाहर निकल जाती थी। अपनी मनमानी करती थी, भैया के साथ में करती थी। अब भैया का तबीयत इसलिए खराब हुआ था। ये कहानी तो हमें जाके बाद में पता चली थी, जब भैया पूरा तरह से स्वस्थ हो गए थे। आप फिर अपने आप मुझे बुला करके सब कुछ कहने लगे कि मुझे बहुत कुछ तुम्हें बताना है। अब मैं भी अपनी बात पूरी बता देता हूँ कि भैया, हम दोनों ने उस रात में मदद किया था। भैया बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि हमें अनुभव तो होता था कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ करने वाली मेरी पत्नी नहीं, कोई और ही थी। मुझे नज़र आती थी, मुझे डराती थी, मुझे धमकी देती थी कि तूने अगर मुंह खोला तो मैं तुझे भी मार डालूंगी और तुम्हारी पत्नी को भी मार डालूंगी। इसलिए मैं तो होश में रहता था, लेकिन लगता था कि वो औरत मेरे सामने में खड़ी है। मैं तुम्हें देखा था। मैं मन करता था कि मैं तुमसे बात करूं, बताऊं कि तुम जा कर के पिताजी को खबर करो, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं देखता था, वो औरत मेरे सामने बिल्कुल खड़ी नजर आती थी। अब मेरी आंखें उसी पर लगी रहती थी। तब मैं समझ गया कि भैया ऐसा क्यों देखा करते थे। कभी पंखे को घूरते रहते थे, कभी दीवार पर जो तस्वीर लगा हुआ था उसको घूरते रहते थे, कभी खाली दीवार को ही घूरने लगते थे। और सही कह रहे थे, उनके साथ में ऐसा हो रहा था। तभी तो हट्टा कट्टा इंसान इतना कमज़ोर हो चुका था। जरूर वो जो चुड़ैल थी भाभी जी के साथ में कहीं से आ गई होगी। वो अपने बाल खुले रखती थी, अब एक तरह से स्प्रे भी इस्तेमाल करती थी, नए नए कपड़े पहनती थी, नई नई दुल्हन थी, तो कहीं भी जाती थी सज संवर की जाती थी। और शायद उसी दौरान ये घटना घटी हो, जहाँ तक मुझे अनुमान था। लेकिन अब वो घर बिल्कुल सही हो चुका था। मैं कई साल उस घर में काम किया था। इसके बाद मुझे उस घर को छोड़ना पड़ा। मैं अपने गांव पर आ गया था, क्योंकि अब घर का देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। मेरा पिताजी गुजर चुके थे। इसके बाद मैं चाहा तो बहुत बार कि मैं जाऊं उसी घर में काम करूं, लेकिन मैं जा भी नहीं सका। शादी ब्याह होने के बाद मैं फंस कर के रह गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।